जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीते दिनों 23 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। इस पूरे मिशन के तहत मुख्य तौर पर इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को मून के साउथ पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड करा दिया। जिस पूरे मिशन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को लगातार एक स्पेस पावर के तौर पर या एक स्पेस सुपर पावर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस मिशन के बाद इसरो रुका नहीं है। लगातार नए मिशनों, नए अभियानों की योजना बनाई जा रही है और इसी परियोजना के हिस्से के तौर पर अब जल्द ही 2 सितंबर को इसरो ने एक नए मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस नए मिशन का नाम है आदित्य L1। इस मिशन के तहत मुख्य तौर पर इसरो सूर्य का अध्ययन करने की कोशिश करेगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे मिशन पर बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मिशन के दौरान किस तरह के अध्ययन किए जाएंगे, किस तरह की जाँच की जाएगी और इस मिशन के बारे में किन किन बातों को जानना जरूरी है। मेरा नाम है कुंदन और आपका स्वागत है कुंदन गौतम EDU की इस नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम आदित्य L1 मिशन पर बात करेंगे और यहाँ पर एक शब्द आएगा, वो शब्द है लैग्रेंज 1। तो लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है उसको भी समझेंगे और अंत में यह जानेंगे कि आखिर हमारे लिए सूर्य का अध्ययन करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो जाता है। और अंत में एक सवाल पर भी बात होगी। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ है और आप इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आदित्य L1 मिशन की बात करते हैं, जो इसरो ने हाल ही में घोषणा की है कि इसरो की ओर से आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा और ये जो लॉन्च होगा वो श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से होगा। इसके अलावा इस पूरे मिशन के तहत इसरो ने बताया कि आदित्य L1 मिशन का जो रॉकेट है, जो पूरा स्पेस क्राफ्ट है, उस स्पेस क्राफ्ट को लैग्रेंज 1 यानी कि L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, जो कि हमारे पृथ्वी से तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, यानी कि लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अब अगर इस अभियान की तुलना हम चंद्रयान से करें, यानी कि जो मिशन हमने थोड़े दिन पहले भेजा था, उस मिशन की तुलना में जो हमारा आदित्य L1 मिशन है वो तकरीबन 4 गुना ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो जाहिर तौर पर यह मिशन इसरो के लिए भी बहुत ज़रूरी होने वाला है। इसके अलावा इस पूरे मिशन के दौरान मुख्य तौर पर पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी मौजूद है उसका केवल 1% हिस्सा तय किया जाना है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो कुछ दूरी है वो तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है और इस अभियान के दौरान केवल 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय की जाने वाली है। तो ये तो इस मिशन की कुछ स्पेसिफिक्स की बात हुई। अब इस मिशन को लॉन्च किस तरह से किया जाएगा उस पर भी बात कर लेते हैं। तो जो मौजूदा मिशन है आदित्य L1 और जो हमारा पिछला मिशन था यानी कि चंद्रयान 3, इन दोनों मिशंस में, दोनों अभियानों में एक कॉमन चीज मौजूद है, एक समानता मौजूद है और वो ये है कि इन दोनों मिशन को लॉन्च करने का जो तरीका है, इनको जो लॉन्च करने का या इनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने का जो तरीका है वो एक ही है। इन दोनों मिशनों को मुख्य तौर पर सबसे पहले जो पेलोड होता है वो पृथ्वी के चारों ओर एक ऑर्बिट में घूमता है और ऑर्बिट में घूमने के बाद धीरे धीरे उसकी गति को बढ़ाया जाता है और गति को बढ़ाने की वजह से एक समय ऐसा आता है जब वह पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से इन दोनों मिशंस को लॉन्च किया जाएगा ताकि इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से हम ईंधन की खपत को कम कर सके। और संभवतः यही वजह है कि हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था वो मिशन दुनिया की किसी भी मून मिशन की तुलना में सबसे कम खर्चीला माना गया था। इसके अलावा इसके बाद जब यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगा तो इसे L1 पॉइंट तक पहुंचने में तकरीबन 4 महीनों का समय लगने वाला है। फिर इसे L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा और उस पॉइंट पर रहते हुए हमारा जो आदित्य L1 मिशन है वो तकरीबन 5 वर्षों तक सूर्य का अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर, अलग अलग मापदंडों के आधार पर अध्ययन करेगा। तो ये तो इस पूरे मिशन की बात हुई। इसके अलावा अब इस पूरे मिशन को जानते वक्त हमारे सामने एक शब्द आया, वो शब्द था लैग्रेंज 1 यानी लैग्रेंज 1 बिंदु। तो इसके बारे में भी जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। तो अगर हम 2 खगोलीय पिंडों की बात करें तो किन्हीं भी 2 खगोलीय पिंडों के बीच हमें तकरीबन 5 लैग्रेंज बिंदु देखने को मिलते हैं। L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, L4 हो गया, L5 हो गया। तो क्योंकि हमने यहाँ पर बात की थी 2 खगोलीय पिंडों की, तो पृथ्वी और सूर्य दोनों ही खगोल पिंड है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच भी हमें 5 लैग्रेंज पॉइंट देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम L1, L2, L3, L4 और L5 कह सकते हैं। लेकिन ये तो हमने बात की कि लैग्रेंज पॉइंट कितने होते हैं। इससे पहले हमारे लिए ये भी जान लेना जरूरी है कि आखिर लैग्रेंज बिंदु होता क्या है। इसको अगर परिभाषित करने की कोशिश करें तो लैग्रेंज पॉइंट को हम खगोल स्थान में या फिर हम अंतरिक्ष में एक पार्किंग स्थल के तौर पर या एक पार्किंग स्पॉट के तौर पर देख सकते हैं, जिस पार्किंग स्पॉट में मुख्य तौर पर ये वो जगह होती है, वो स्थल होता है या वो स्थान होता है जहाँ पर किसी वस्तु को
अगर आप कोई सैटेलाइट छोड़ते हैं या फिर कोई प्राकृतिक वस्तु है या कोई प्राकृतिक निकाय है, उस पर मुख्य तौर पर जो सभी बल लग रहे हैं, जो भी फोर्सेस लग रही है, वो फोर्सेस एक ऐसे पॉइंट पर आकर एक समान हो जाती है, एक दूसरे के बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी फोर्स काम नहीं करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस बिंदु पर ना सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, ना ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। अब कौन कौन सी फोर्सेज यहाँ पर काम कर सकती है, तो इसमें सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसके अलावा एक अभिकेंद्रीय बल होता है, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। तो यह इस तरह की जो तमाम फोर्स है, ये जो फोर्स है इस पॉइंट पर आकर एक समान हो जाती है, जिसकी वजह से इस पॉइंट पर हम किसी भी चीज को, किसी भी सैटेलाइट को स्टैटिक सिचुएशन में या स्टैटिक प्रपोजिशन में रख सकते हैं। तो इन बिंदुओं पर यदि कोई उपग्रह मौजूद है, तो वो कम ईंधन की सहायता से उस पूरे सैटेलाइट को हम एक ही स्थान पर रख सकते हैं। ये तो लैग्रेंज पॉइंट की बात हुई। इसको एक बार हम मैप के जरिए या एक ग्राफ के जरिए समझ लेते हैं। तो हमने 5 लैग्रेंज पॉइंट की बात की थी। यहाँ पर सूर्य मौजूद है, यहाँ पर हमारी पृथ्वी मौजूद है, और इनके बीच में लगभग 5 पॉइंट मौजूद है। ये यहाँ पर L1 है, जहाँ पर हमारा आदित्य L1 मिशन जा रहा है। L2 हमारी पृथ्वी के पीछे पड़ता है। और L2 की सबसे विशेष बात यह है कि आपको याद होगा कि नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया था। वो पूरा मिशन लॉन्च किया था, और जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो पूरा मिशन है, उस टेलीस्कोप को L2 पॉइंट पर स्थापित किया गया था। तो ये भी बहुत विशेष बात हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर L3 पॉइंट है। L3 पॉइंट की भी एक विशेष बात है कि L3 पॉइंट, यानी L3 पॉइंट की विशेष बात यह है कि अभी तक इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, यह हमें पता नहीं है, क्योंकि यह जो है वो सूर्य के विपरीत दिशा में पड़ता है। तो यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी तक इसका इस्तेमाल हमें पता नहीं चल सका है। हालांकि हम ये जरूर जानते हैं कि एक L3 नाम से बिंदु जरूर मौजूद है। इसके अलावा 2 पॉइंट और मौजूद हैं, और चौथा है L4 और पांचवा है L5। अब यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है, ये जो L1, L2 और L3 पॉइंट है, ये तीनों के तीनों पॉइंट अनस्टेबल ऑर्बिट माने जाते हैं। अनस्टेबल ऑर्बिट का क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों पॉइंट पर मुख्य तौर पर अगर आप थोड़ा सा भी आगे पीछे जाते हैं, तो इसकी वजह से या तो आप सूर्य के बहुत ज़्यादा पास चले जाएंगे, या अगर आप L1 पर है तो आप पृथ्वी के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर एक नकारात्मक बिंदु है, एक इसकी कमी है। तो यहाँ पर अगर कोई भी जो मिशन है L2, L1 या L3 पर भेजा जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस मिशन को अपने कोर्स करेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, यह हर 21 दिन बाद अपने कोर्स को करेक्ट करता है, ताकि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में वापस ना आ जाए। और ऐसा कहा जा रहा है कि हमारा जो आदित्य L1 मिशन होगा, वो तकरीबन हर 23 दिन बाद अपने कोर्स में करेक्शन करेगा, ताकि वो ना तो सूर्य की तरफ बहुत ज़्यादा चला जाए और ना ही पृथ्वी की तरफ वापस आ जाए, वो एक स्थिर जगह पर बना रहे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे L4 और L5 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट जो है वो स्टेबल पॉइंट माने जाते हैं। स्टेबल पॉइंट होने का यह मतलब है कि अगर यहाँ पर कोई निकाय मौजूद है, कोई बॉडी मौजूद है, तो वो बॉडी वहीं पर रहेगी, उस पर चाहे कोई भी फोर्स लग जाए, उसको हिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि इन दोनों पॉइंट्स पर हमें बहुत सारे बड़े बड़े खगोल निकाय देखने को मिलते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बॉडीज देखने को मिलती है, बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं, या एस्टेरॉइड्स देखने को मिलते हैं। और जो एस्टेरॉइड्स इन जगहों पर मौजूद है, यानी कि L4 और L5 पर, इन सभी एस्टेरॉइड्स को वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया है, और उनका नाम है ट्रोजन। यानी कि यहाँ पर जो भी एस्टेरॉइड मौजूद है, उन एस्टेरॉइड को हम ट्रोजन कहते हैं। तो ये तो लैग्रेंज पॉइंट के विज्ञान की बात हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं आदित्य L1 मिशन के उद्देश्य की। तो जाहिर तौर पर उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। इसरो इस पूरे मिशन के माध्यम से सूर्य को समझना चाहता है, सूर्य का अध्ययन करना चाहता है। इसरो चाहता है कि हम समझ सके कि सूर्य से निकलने वाले जो विकिरण है, जो रेडिएशन है, उससे निकलने वाली जो उष्मा है, या फिर कणों का जो प्रवाह है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड है सूर्य पर, उन तमाम चीज़ों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमें किस तरह से इम्पेक्ट करती है। इन तमाम चीज़ों के अध्ययन करने के उद्देश्य से ही इसरो इस पूरे मिशन को लॉन्च कर रहा है। इसके अलावा इस पूरे मिशन में मुख्य तौर पर 7 तरह के वैज्ञानिक पेलोड मौजूद हैं, जो कि 5 वर्षों तक सूर्य का अध्ययन करेंगे। क्या क्या अध्ययन किया जाएगा? तो सबसे पहले इसमें जांच की जाएगी कि सूर्य की जो ऊपरी वायुमंडल की परतें हैं, उन परतों की जांच की जाएगी। कौन कौन सी परतें हैं? तो इसमें सबसे पहले क्रोमोस्फेयर हो गया, इसके अलावा कोरोना हो गया। तो ये जो परतें हैं, ये किस तरह से काम करती है, किस तरह से इसमें जो सोलर फ्लेयर्स निकलती है इनसे, उनका क्या मतलब होता है, और इनका पूरा विज्ञान क्या है, वो समझने की कोशिश, यानी वो जो समझने की जिम्मेदारी है, इस मिशन को दी गई है। इसके अलावा इस मिशन के माध्यम से सूर्य से जो प्लाज्मा निकलता है, जो सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका अध्ययन किया जाएगा।
और सूर्य के प्लाज्मा और सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड को कंपैरेटिवली एक साथ मिलाकर हम कोरोनल मास इजेक्शन भी कहते हैं। तो आदित्य L1 मिशन के माध्यम से इसरो कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करने की कोशिश करेगा। और कई वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मिशन के माध्यम से हम बरसों पुरानी एक अनसुलझे रहस्य का पता भी लगा सकते हैं। क्या है रहस्य? तो वो जो रहस्य है इस बात को लेकर है कि सूर्य जो है उसकी एक परत है जिसका नाम है कोरोना। अब कोरोना का जो तापमान है वो मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन जो सूर्य की सतह है यानी जो सूर्य की सतह है उसका तापमान तकरीबन 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो ऐसा क्यों है? दोनों के तापमान में इतना ज़्यादा यानी इतना भारी डिफरेंस क्यों है, क्यों मौजूद है, इसको समझने की कोशिश लगातार पिछले कई सालों से हो रही है। और हमारा जो आदित्य L1 मिशन है वो भी इस कोशिश में एक नए प्रयास को शामिल करेगा। इसके अलावा हमने सूर्य की परतों की बात की तो सूर्य में मुख्य तौर पर 7 परतें मौजूद होती है। सूर्य को हम 7 कैटेगरीज में, उसकी परतों को 7 कैटेगरीज में डिवाइस करके उसका अध्ययन करते हैं, जिसमें से एक कोरोना होती है, दूसरी क्रोमोस्फेयर हो गई, एक कोर होती है। इस तरह से बहुत सारी परतें सूर्य में मौजूद होती है। इसके अलावा सूर्य में जो सौर हवाएं हैं, सोलर फ्लेयर्स हैं, उनका भी अध्ययन किया जाएगा इस पूरे मिशन के माध्यम से। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें सूर्य को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर हम इतना पैसा खर्च करके सूर्य का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? ये पूरा मिशन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? तो सूर्य का अध्ययन करना जो इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूर्य जो है वो हमारी सबसे करीबी स्टार है, सबसे करीबी तारा है, और सबसे करीबी स्टार होने की वजह से सूर्य का जो अध्ययन है वो हमारे लिए ज़रूरी भी हो जाता है और हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान भी है। आसान क्यों है? आसान इसीलिए है क्योंकि सूर्य हमारे सबसे करीब है। दूसरे स्टार्स का अध्ययन करना चाहेंगे तो वो बहुत दूर मौजूद है, हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी, लेकिन सूर्य को हम कंपैरेटिवली कम ऊर्जा के माध्यम से उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब जरूरी क्यों है? तो जरूरी इसीलिए है क्योंकि पृथ्वी पर जो जीवन मौजूद है उस जीवन की मौजूदगी में सूर्य की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पृथ्वी पर ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो कि सूर्य की अनुपस्थिति में पूरी नहीं हो सकती है। वो तभी होगी जब सूर्य मौजूद होगा। इसी वजह से सूर्य का अध्ययन करना जरूरी है। इसके अलावा सूर्य पर ऐसी बहुत सारी विनाशकारी घटनाएं होती है जिन घटनाओं का हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। इन घटनाओं की वजह से हमारा जो उपग्रह सिस्टम है, जो सैटेलाइट सिस्टम है, वो प्रभावित हो सकता है। इन घटनाओं की वजह से हमारा जो संचार सिस्टम है, हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे में अगर हम आदित्य L1 मिशन के माध्यम से सूर्य का विश्लेषण करते हैं और हमें कोई विशेष जानकारी प्राप्त होती है तो उस जानकारी के माध्यम से हम इन घटनाओं से बचने के लिए एक पूर्वानुमान सिस्टम बना सकते हैं, एक एडवांस एस्टिमेट सिस्टम बना सकते हैं, जिनके माध्यम से इन तमाम घटनाओं की हमें एडवांस में चेतावनी या अर्ली वार्निंग सिस्टम हम बना सकते हैं ताकि एडवांस में चेतावनी मिल सके। इसके अलावा सूर्य पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती है। प्राकृतिक तौर पर वो घटनाएं घटित होती है जैसे कि घटना हो गई नाभिकीय संलयन की, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना। अब न्यूक्लियर फ्यूजन को प्रयोगशालाओं में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन सूर्य पर तो वह प्राकृतिक तौर पर हो रहा है। इस तरह से सूर्य जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए एक नेचुरल लेबोरेटरी के तौर पर काम करता है, एक प्राकृतिक प्रयोगशाला के तौर पर काम करता है। तो अगर हमें न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस को समझना है तो उसके लिए सूर्य तो सबसे बेहतर प्रयोगशाला है। तो ये जो मिशन है वो उसे समझने में भी हमारी मदद करेगा। ये तो इस पूरे मिशन की बात हुई। हमने इस पूरे मिशन से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश की। अब अंत में एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं, और जो सवाल है वो एक दिवसीय परीक्षा का है और आप कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि भारत द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किए जाने वाले मिशन आदित्य को कहाँ स्थापित किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए L1, ऑप्शन बी L2, ऑप्शन सी L3, ऑप्शन डी L4। आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आप जानते ही हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।